1 साल पहले इस सड़क का निर्माण कार्य हुआ, एक पुलिया का निर्माण होना चाहिए था कायदे से, और पीएमजीएसवाई विभाग ने यहाँ पे फ्यूल पाइप लगवा दिया। बारिश हुई, बह गया पूरा का पूरा मुरुम। जब आप इसका एस्टिमेट देखेंगे तो तय मानिएगा कि यहाँ 3 मीटर पक्के पुल का निर्माण हो चुका होगा दस्तावेजों में, और उसका पूरा आहरण भुगतान हो चुका है। बहुत बुरा हाल है, स्कूल जो है तालाब में तब्दील हो जा रहा है। इतने लापरवाह बेपरवाह सिस्टम है, और जिन लोगों से इन्होंने मिन्नतें लगाई होंगी, मुझे नहीं लगता कि उनके बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ते होंगे। भारी बारिश की वजह से वो पुल ढह गया करीब 2 साल पहले, और पिछले 2 सालों से ग्रामीण जो है लगातार जिम्मेदारों से गुहार लगाते रहे, लेकिन जिम्मेदार हमेशा उदासीन रवैया अख्तियार करते रहे और यहाँ पे एक छोटे से अदद पुल का निर्माण नहीं करवा पाए। हमें बारिश के दिनों में काफी परेशानी होती है, तो हम ताड़ के तने से पुल का निर्माण करवा रहे हैं। क्या आप इस तस्वीर को दिखाकर सिस्टम के गाल पे हमारे माध्यम से करारा तमाचा मार सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी के लिए डिस्क्लेमर अलर्ट। जी हाँ, न्यूज़ थोड़ी सेंसिटिव है, आप चाहे तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। सो गाइस, ये वीडियो जो ये आज का टॉपिक है, ये टॉपिक जुड़ा हुआ है हमारे पत्रकार मुकेश चंद्राकर से। जी हाँ, ये एक लोकल जर्नलिस्ट हैं, बस्तर के जाने माने पत्रकार थे मुकेश चंद्राकर। जी हाँ, मैं थे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब ये दुनिया में नहीं रहे। जी हाँ, सच्चाई को उजागर करने के चक्कर में ये अपनी जान से हाथ धो बैठे, और एक बार जी हाँ, भगवान की जो चक्की होती है, जो पीसती काफ़ी महीन है लेकिन चलती भले काफ़ी धीरे है, उस चक्की से हम सभी आम इंसान का थोड़ा सा विश्वास अब उठ चुका है। जी हाँ, इस घटना के बाद। सो गैस, ये एक स्टोरी कवर कर रहे थे जहाँ पर वो एक लोकल कॉन्ट्रैक्टर ने जो सड़क बनाई थी उसको लेकर के अपनी स्टोरी कवर कर रहे थे, जिसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा था। ध्यान रखिएगा, कॉन्ट्रैक्टर ने जो ठेका उठाया था सड़क को बनाने का, उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा था लेकिन क्वालिटी बहुत ही कम थी, ना के बराबर। और मुकेश अपनी पत्रकार वाली ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभा रहे थे। हाँ, वो हिंदू मुसलमान करने वाली जो धार्मिक भेदभाव होती है या फिर हिंदू मुसलमान के बीच में जो दीवार खड़ी करने वाली जल्दी जिससे पत्रकारिता होती है, ये वो नहीं कर रहे थे। ध्यान रखिएगा। जी हाँ, यहाँ पर ये पूरी ईमानदारी के साथ अपनी पत्रकारिता कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे। जनता की आवाज़ को नेता तक पहुँचाने का काम कौन करता है? इस तरह के ईमानदार पत्रकार करते हैं। और नेताओं ने जो काम किया उस काम को जनता के सामने कौन लाता है? जी हाँ, ये पत्रकार लाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पत्रकार जनता और नेताओं के बीच में एक बहुत सच्ची कड़ी का काम करते हैं। लेकिन मुकेश चंद्राकर अचानक से 1 तारीख को जी हाँ गायब हो जाते हैं, मतलब कि लापता हो जाते हैं, या फिर मतलब कि इनका किडनैप कर लिया जाता है। 1 तारीख, जिस समय आप लोग नए साल पर जी हाँ अपने घर पर न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे, कुछ लोग बाहर जाकर के अपने दोस्तों के साथ जी हाँ काफ़ी चिल कर रहे थे, उस दिन जी हाँ ये ईमानदार पत्रकार वहाँ से गायब हो जाते हैं। और उसके 1 दिन बाद जब एक एफआईआर कराई जाती है कि इनकी छानबीन होनी चाहिए, अचानक से ये लापता हैं। और इनके जो मित्र हैं, अन्य मित्र भी दोस्तों पत्रकार ही हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि डॉक्टर के मित्र मैक्सिमम डॉक्टर ही होते हैं, पत्रकारों के मित्र मैक्सिमम पत्रकार ही होते हैं, टीचर के मित्र मैक्सिमम टीचर ही होते हैं। तो इनके अन्य जितने भी फ्रेंड थे वो पत्रकार थे। उनका मानना ये था कि जो न्यूज़ कवर कर रहा था, जो स्टोरी कवर कर रहे थे, ये मुकेश चंद्राकर पक्का जो ठेकेदार के खिलाफ ये अपनी आवाज़ उठा रहे थे, जनता के सामने सच्चाई ला रहे थे, जरूर जी हाँ इसका लिंक उस ठेकेदार से पक्का है। सो गाइस, उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई और पुलिस ने छानबीन करी। तो 1 दिन बाद उनकी बॉडी उसी कॉन्ट्रैक्टर के कैंपस से एक सेप्टिक टैंक से मिलती है। जी हाँ, सेप्टिक टैंक क्या होता है वो आपको अच्छे से मालूम होगा, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों क्या, गटर। जहाँ पे हमारे घर का जो वेस्टेज होता है पूरा वहाँ पे जाकर के स्टोर होता है, वहाँ पे इसकी बॉडी को छुपा दिया गया था। जी हाँ, मतलब कि इनकी हत्या कर दी गई थी, उसके बाद उस बॉडी को उस सेप्टिक टैंक में छुपा दिया गया था। सो गाइस, पुलिस ने अभी तक 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। लेकिन दोस्तों, हमारा सवाल उठाना और आपका आवाज़ उठाना, हम दोनों के ही मिल करके ये भारत के प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आखिरकार भारत के अंदर जी हाँ जो गलत हो रहा है उसको हम ठीक करने का प्रयास करें। क्योंकि बड़े बड़े स्टूडियो में जो आजकल एंकर बैठ रहे हैं ना, जी हाँ, वो तो अपना ईमान बेच करके अचार के साथ खा चुके हैं। एक छोटे लेवल पर जो रीजनल फ्रीलांसर जर्नलिस्ट हैं, बहुत बड़े बड़े पत्रकार हैं, जिसमें दोस्तों रवीश कुमार जी हैं, अजित अंजुम जी हैं, कुमकुम बेनीवाल है, अन्य बहुत सारे रिपोर्टर हैं जो अपने दम पर जी हाँ अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं और आप तक जी हाँ सच्चाई को बचाते हैं। ये वही लोग हैं दोस्तों जो ये बताते हैं आपको कि भाई आपकी सड़क सही से बन रही है या फिर नहीं, उस सड़क के नीचे किस प्रकार की कंक्रीट का इस्तेमाल हो रहा है, आपके घर पर जो बिजली आ रही है आखिरकार जी हाँ वो ईमानदारी की बिजली आ रही है या फिर उसमें एक बहुत बड़ा कट किसी और ठेकेदार का छुपा हुआ है। आपके एरिया के दोस्तों जो विकास कार्य हो रहे हैं, जिस व्यक्ति को वो विकास कार्य करने का ठेका मिल रहा है, जी हाँ वो उस काम को ईमानदारी से करेगा या फिर नहीं। जी हाँ, उसमें कोई स्कैम तो नहीं है। जी हाँ, कोई पुलिस किसी के साथ जाती तो
तो नहीं कर रहा है, कोई नेता किसी को परेशान तो नहीं कर रहा है अपनी नेतागिरी की आड़ में। यही दोस्तों पत्रकार, जो ऑनेस्ट पत्रकार होते हैं, अपनी जान पर खेल करके, अपनी बहुत बड़ा रिस्क ले करके वहाँ पर जी हाँ उस सच्चाई को आप तक पहुँचाते हैं। और जब जी हाँ इनके साथ ये होता है, जी हाँ सेफ्टी टैंक में इनकी बॉडी को छुपा दिया जाता है, तो इससे बड़ा आखिरकार अन्याय क्या हो सकता है। मतलब सोच के देखिए दोस्तों, कितने दुख की बड़ी बात है कि कुछ जर्नलिस्ट ने जर्नलिज्म मार दिया है, खासतौर पे गोदी मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ। और जो जर्नलिस्ट जी हाँ काम कर रहे हैं उनको इस तरह के लोग मार रहे हैं। थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा। क्या वास्तविक रूप से यहाँ पर मुकेश चंद्राकर को क्या इंसाफ मिल पाएगा? क्या दोस्तों यहाँ पर भी आपने देखा होगा अतुल सुभाष का केस, जिसमें 3 जो मुजरिम थे वो पकड़े गए थे कुछ समय पहले, उसकी वाइफ, उसका साला, ठीक है, और उसकी सासू माँ, ठीक है। अब वो फिलहाल उनको जमानत मिल चुकी है, वो बाहर आ चुके हैं। आखिरकार उसने जो 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो बनाया था, जिसमें एक एक बात उसने साफ साफ प्रूफ के साथ दिखाई थी, जी हाँ उसके सबूत एक तरफ, जी हाँ और जमानत एक तरफ, क्या इस तरह का इंसाफ इनको मिलेगा? जो 4 मुजरिम अभी पकड़े गए हैं यहाँ पर, ठीक है, इधर मुकेश चंद्राकर की जो हत्या में शामिल थे, क्या उनको भी आने वाले समय में जमानत मिल जाएगी? आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। बात करते हैं इन चारों मुजरिम के बारे में। जी हाँ, पहला मुजरिम है सुरेश चंद्राकर। जी हाँ, ये मुकेश चंद्राकर की हत्या का मास्टरमाइंड है और ये वही व्यक्ति है जिसने सड़क का ठेका उठाया था। मतलब ये सड़क का ठेकेदार है जिसने सबसे बड़ा स्कैम किया था इस सड़क से संबंधित। सो गाइस, सेकंड पर्सनैलिटी है रितेश चंद्राकर। जी हाँ, ये वो व्यक्ति है जिसने मुकेश पत्रकार को, जी हाँ जो पत्रकार मुकेश है, उसको कॉल करके अपने घर बुलाया था कि हमें आपसे मिलना है। आखिरकार जो आप पत्रकारिता कर रहे हैं, जो आप स्टोरी कवर कर रहे हैं, उससे मुद्दे पर जी हाँ हमें आपसे बात करनी है। कई बार तो दोस्तों मुकेश जो पत्रकार है उसने कई बार आनाकानी करी, मिलने को दोस्तों थोड़ा सा उसने डिले किया, या फिर इसका मिलने का मन नहीं था, लेकिन अचानक से इनका हृदय परिवर्तित हुआ और ये फाइनली उनके घर मिलने पहुंच गए। और फाइनली क्या हुआ उसके बाद आपको मालूम है। तीसरी दोस्तों पर्सनैलिटी है दिनेश चंद्राकर। जी हाँ, लाश को ठिकाने लगाने वाला और सेप्टिक टैंक में इनकी बॉडी डालने वाला, जी हाँ वो यही व्यक्ति है दिनेश चंद्राकर। अगली पर्सनैलिटी है दोस्तों महेंद्र राम टेके। जी हाँ, सुरेश का ये सुपरवाइज़र है और मुकेश चंद्राकर को मारने की बहुत बड़ी भूमिका वो इसी व्यक्ति की है। और सो ये घटना होती है स्टार्ट 1 तारीख को, जी हाँ 1 जनवरी को, जिस समय ये मुकेश चंद्राकर अचानक से गायब हो गए थे। तो छत्तीसगढ़ के जितने भी पत्रकार थे, मैक्सिमम जो इनके टच में थे, उन्होंने पुलिस वालों को ये बताया कि मुकेश चंद्राकर ने ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के खिलाफ यहाँ सड़क निर्माण में कथित भ्रष्टाचार की एक रिपोर्ट की थी। हो सकता है कि इस ठेकेदार ने उनको गायब करवाया हो, उन पत्रकार की हत्या करवाई हो, और इसलिए मुकेश की हत्या की आशंका साफ साफ इसी ठेकेदार के ऊपर जताई जा रही थी, जो काफ़ी सच भी थी। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पुलिस ने जांच स्टार्ट कर दी और मुकेश चंद्राकर ने ठेकेदार के खिलाफ क्या रिपोर्ट पेश करी थी वो आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, यहाँ पर ये जो रिपोर्ट थी वो 24 दिसंबर को एनडीटीवी के लिए इन्होंने तैयार की थी। जी हाँ, मुकेश चंद्राकर एनडीटीवी के पत्रकार भी हैं और इस रिपोर्ट के मुताबिक बीजापुर के, जी हाँ गंगालूर से लेकर के नेलसनार तक एक सड़क बन रही थी। सड़क का निर्माण कार्य चल रहा था और मंगलूर से लेकर के हिरोली इलाके तक सड़कों पर कई गड्ढे भी थे। जी हाँ, सड़क लगातार बन रही थी और गड्ढे लगातार उसमें तैयार हो रहे थे। और रिपोर्ट में ये बताया गया था कि सिर्फ 1 किलोमीटर के दायरे में 35 गड्ढे थे। सोचिए इतनी जल्दी सड़क कैसे ख़राब हो सकती है? ये तभी हो सकती है जब इसमें कंक्रीट के नाम पर केवल एक फॉर्मेलिटी डाली गई हो, बस केवल। जी हाँ, बस एक ब्लैक कलर का डामर हल्का सा बिछा दिया, बाकी सड़क जो नीचे धंसती है धंसने दो। मतलब कि इसके अलावा दोस्तों सड़क निर्माण में इस्तेमाल हो रही सामग्री की जो गुणवत्ता थी वो काफ़ी ख़राब बताई जा रही थी। और दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है, ध्यान रखिएगा, कीमत काफ़ी अधिक और क्वालिटी काफ़ी घटिया। मतलब कि 120 करोड़ रुपए का ये पूरा बजट था, ये ठेका था। और सड़क की कुल लंबाई मात्र कितनी थी? 52 किलोमीटर, जिसमें 40 किलोमीटर तक की सड़क का काम पूरा हो चुका था। और इस रिपोर्ट के छपने के बाद, ठीक है, जगदलपुर लोक निर्माण विभाग ने एक जांच कमेटी गठित की थी कि इस सड़क की जांच होनी चाहिए, क्योंकि लगातार दोस्तों सड़क को लेकर के बदनामी हो रही थी सरकार की। ठीक है, इनकी रिपोर्टिंग के माध्यम से सच्चाई सामने आ रही थी। और इस रिपोर्ट में बीजापुर कलेक्टर संबित मिश्रा का भी एक बयान छापा गया था और कलेक्टर ने साफ साफ पीडब्ल्यूडी को गुणवत्तापूर्ण काम करने का आदेश दिया था। जी हाँ, अब ये प्रेशर किसके ऊपर जाएगा? ये प्रेशर जाएगा उस स्कैमर के ऊपर, मतलब कि जिसने ये स्कैम किया है, सुरेश चंद्राकर जो ठेकेदार है, उसके ऊपर एक हल्का सा बर्डन पड़ रहा था। तो फाइनली उसने ये बोला कि जो भ्रष्टाचार से संबंधित हमारी बातों को उजागर कर रहा है, क्यों ना उसको लुप्त कर दिया जाए।
अब बात करते हैं कि आखिरकार कौन है सुरेश चंद्राकर, राइट। दोस्तों सुरेश चंद्राकर की उम्र 40 साल की है और बस्तर संभाग के नक्सलवाद प्रभावित इलाके में सरकारी निर्माण कार्यों और माइनिंग से जुड़े ठेके उठाना इनका काम है। और साल 2005 में छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलवादियों के खिलाफ एक अभियान चलाया था जिसका नाम था सलवा जुडूम। ये उसमें काफ़ी सक्रिय थे। अब इसमें आम जनमानस के साथ में मिलकर के पुलिस नक्सलवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाती थी और सुरेश जी हाँ इसका हिस्सा था। दोस्तों कभी कभी ठेकेदारों को पॉलिटिशियन भी बनना पड़ता है। जी हाँ, ठेका उठाने के लिए जो पॉलिटिक्स में जो पॉलिटिशियन होते हैं उनको खुश करना भी या फिर उनके काम में पार्टिसिपेट करना भी एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है और इस तरह के टेंडर को अपने हाथ में लेने का। दोस्तों फिलहाल ये जो सुरेश चंद्राकर हैं ये छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का राज्य उपाध्यक्ष भी है। और यहाँ पर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव जो भी हाल ही में हुए थे, कांग्रेस पार्टी ने उसे नवापुर विधानसभा का ऑब्जर्वर भी बनाया था। मतलब कि इनकी जो राजनीति संबंधित रखती है वो रखती है कांग्रेस से। और 23 दिसंबर 2021 को उसने अपनी शादी में पत्नी की विदाई के लिए एक निजी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भी किया था। जी अपनी शादी में इसने कई करोड़ रुपए खर्च किए थे। इनफैक्ट जी हाँ, रूस से कुछ रूसी डांसर्स को बुला करके अपनी शादी में उनसे परफॉर्म भी करवाया था। तो गैस इस स्थान पर 73% की जो आबादी है वो आदिवासी आबादी है और इन आदिवासियों के लिए इतना बड़ा जो खर्च हुआ है शादी में एक बहुत बड़ी बात होती है। जी हाँ, गरीब के लिए भी कई करोड़ रुपए एक शादी में खर्च कर देना एक बहुत बड़ी बात होती है। सो गैस लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो इन्होंने जी हाँ पत्रकार के साथ किया है, जी हाँ मुकेश के साथ में किया है, सो उसके बाद में जो ईमानदार पत्रकार है वो ईमानदारी से पत्रकारिता करने के लेकर के अब 100 बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ, कहीं हमारा हाल उस पत्रकार की तरह ना हो जाए। क्योंकि इनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने सभी हम आम जनता को और तमाम पत्रकारों का दिल को बहुत अधिक दहला दिया है। और चंद्राकर की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये कहती है कि मुकेश की गर्दन टूटी हुई थी। जब सेप्टिक टैंक से उनकी बॉडी को निकाला गया तब उनकी गर्दन टूटी हुई थी, कॉलर बोन टूटे हुए थे, सिर पर 15 जगह फ्रैक्चर के निशान थे, 5 पसलियाँ टूटी हुई थी, बाईं कलाई पर चोट के निशान थे और दिल की मांसपेशियाँ बुरी तरीके से फटी हुई थी और लीवर 4 हिस्सों में कट चुका था। दोस्तों सोचिए, अगर इस तरह की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट किसी पत्रकार के सामने आती है जो उसकी फील्ड से जुड़ा हुआ है, जो ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहा है, अपना पूरा दायित्व पूरी ईमानदारी के साथ निभा रहा था, उसका असर ये हुआ। थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा। सो गाइस आपको क्या लगता है कि वास्तविक रूप से इनको इंसाफ मिलेगा? यह वीडियो को पॉज करके या मंथन करके अपनी फीलिंग अपने विचार आप मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। सो गाइस ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए। मैं उमेश पंत फिर मिलता हूँ हिंदुस्तान के एक नए मुद्दे की नब्ज़ को टटोलता हुआ एक नए वीडियो के साथ आप सभी को। तब तक के लिए धन्यवाद।